नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं अजीत अंजुम। मोदी सरकार का पहला बजट आज संसद में पेश हो गया। जैसा कि हर बजट के बाद सत्ताधारी दल के नेता कहते हैं, हमारा बजट देश को विकास और समृद्धि के रास्ते पर ले जाएगा। इस तबके के लोगों को इस बजट का फायदा मिलेगा। इस सरकार के वित्त मंत्री समेत तमाम मंत्रियों और बीजेपी के नेताओं ने भी यही सब कहा। और जैसा कि हर बजट के बाद विरोधी दल वाले कहते हैं, यह बजट दिशाहीन है, यह बजट निराशाजनक है, इस बजट में दूरदृष्टि नहीं दिखती है, यह बजट गरीबों के लिए नहीं अमीरों के लिए है। इस बार भी सभी विरोधी दलों ने मोदी सरकार के पहले बजट को खारिज करते हुए यही सब कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश का अर्थतंत्र मृत्यु शैया पर था और यह बजट नई संजीवनी लेकर आया है। हालांकि प्रधानमंत्री ने जिस ढंग से कुछ सप्ताह पहले कड़वी दवा देने के संकेत दिए थे, उससे डर था कि पता नहीं जनता पर क्या क्या बोझ पड़ेगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। महंगाई से डरी जनता के लिए ये एक अच्छा संकेत है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या मोदी के बजट से आ जाएंगे अच्छे दिन और क्या मोदी के बजट से दूर हो जाएगी महंगाई? इन्हीं सवालों पर बात करेंगे मेहमानों से, लेकिन सबसे पहले देखिए बजट में क्या है और किस बात को लेकर नाराज हैं विरोधी दल। चमकते कैमरे और मुस्कुराते चेहरे के साथ वित्त मंत्री अरुण जेटली संसद पहुंचे। सत्ता पक्ष की तालियों की गड़गड़ाहट और विपक्ष की मौन साधना के बीच जेटली ने एक एक कर आम बजट की परतें खोली तो इस पर नरेंद्र मोदी की छाप साफ साफ दिखी। बजट भाषण का हर पन्ना इस बात की मुनादी कर रहा था कि बेशक सोच अरुण जेटली की रही हो, लेकिन संस्कार नरेंद्र मोदी का था। बजट भविष्य के भारत के लिए मोदी का विजन डॉक्यूमेंट नजर आ रहा था। Those living below the poverty line are anxious to free themselves from the curse of poverty. They now want to be a part of the new middle class. इससे पहले कि जेटली भाषण खत्म कर सदन से बाहर आते, विपक्ष बजट का पोस्टमार्टम शुरू कर चुका था। सबसे तीखी प्रतिक्रिया कांग्रेस की थी, जो जेटली के भाषण की तुलना के लिए खोदा पहाड़ निकली चुहिया की पुरानी कहावत ढूंढ लाया। बजट में क्या नया दूरगामी विजन है, क्या एक नया आइडिया है? 99% काम हमारा किया हुआ, शुरुआत किया हुआ, उसमें कुछ एलोकेशन किया गया है। कांग्रेस की सारी नीतियां अपना ली, कांग्रेस की सारी योजनाएं अपना ली और जो कांग्रेस आम आदमी गरीब किसान के लिए देती थी वो सिर्फ हटा दी। जो पिछला बजट दिया उसका एक तरह से थोड़ी बहुत चाशनी लगा करके ये पेश किया गया। इसमें ना अच्छे दिन है ना बुरे दिन है। मंझे अर्थशास्त्री और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी ट्वीट के जरिए जेटली के बजट की बखिया उधेड़ते नजर आए। रेलवे बजट की तरह आम बजट का भी कोई रोड मैप नहीं है, लेकिन विरोधियों के आलोचनाओं से नरेंद्र मोदी इत्तेफाक नहीं रखते। उन्होंने ट्वीट कर कहा है, जब देश का अर्थतंत्र प्राणहीन हो गया है, एक तरह से मृत्यु शैया पर हो, तब यह बजट नई संजीवनी लेकर आया है, नए अरुणोदय का संकेत लेकर आया है। वित्त मंत्री अरुण जेटली भी नरेंद्र मोदी की बातों की तस्दीक करते हैं। It's a directional budget. It gives a fillip to infrastructure. It gives a great support to manufacturing. It gives a significant relief to the common taxpayer. वित्त मंत्री की तरह बीजेपी की पूरी ब्रिगेड भी मोदी सरकार के बजट को मुस्तैदी से अच्छे दिन का रोड मैप बताने लगी। आयकर में राहत से लेकर गंगा की सफाई के नमामि गंगे योजना तक, किसानों के लिए सुविधाओं से लेकर अर्थव्यवस्था की नई प्राण प्रतिष्ठा करने तक, बीजेपी ने बजट को भविष्य का आईना बताने से गुरेज नहीं किया। कि यह बजट पुअर फ्रेंडली है, फार्मर फ्रेंडली है, यूथ फ्रेंडली है, विमेन फ्रेंडली है और सीनियर सिटीजन फ्रेंडली भी है। बजट माननीय अरुण जेटली साहब ने पेश किया है। इसमें सभी क्षेत्रों के लिए एक दिशा है, दूरदृष्टि है और एक व्यवस्था कायम करने का प्रयास किया गया है। नाकामियों की विरासत को मिटाने के लिए लोक लुभावन सियासत से काम नहीं चलेगा, इसीलिए मैंने कहा ये परफेक्ट बजट है। वैसे पक्ष विपक्ष की सियासी मजबूरियों के बीच सवाल ये है कि क्या यही वो बजट है जिसे बुनियाद बनाकर देश महंगाई, बेरोजगारी जैसी ज्वलंत समस्याओं को काबू करेगा? क्या यही वो बजट है जिसके दम पर नरेंद्र मोदी देश में अच्छे दिन लाएंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 24।
तो सवाल यही कि क्या ये वही बजट है जिससे अच्छे दिनों की शुरुआत होगी। आपने सुना शरद यादव कह रहे थे इस बजट से न तो अच्छे दिन आएंगे न बुरे दिन। कांग्रेस ने कहा कि हमारी नीतियां ही अपना ली गई है। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि 99% जो हमने किया उसी का मेंशन है इस बजट में। लेकिन सवाल उठता है क्या इस बजट से अच्छे दिन की शुरुआत होगी, या जनता ने जिस उम्मीद से मोदी सरकार को चुना था, मोदी को चुना था प्रधानमंत्री के तौर पर, नरेंद्र मोदी देश की कमान संभाल रहे हैं, क्या जनता की उम्मीदों पर यह बजट सही खरा उतरा है? इसी पर सवाल पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में है आनंद प्रधान, वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक, राजेश रपरिया, आर्थिक मामलों के विशेषज्ञ, पवन के वर्मा, फॉर्मर डिप्लोमेट और जेडीयू नेता, राज्यसभा सदस्य, और अखिलेश प्रताप सिंह लखनऊ से कांग्रेस नेता, कैप्टन अभिमन्यु बीजेपी के प्रवक्ता। सबसे पहला सवाल पवन के वर्मा आपसे, क्योंकि कांग्रेस की प्रतिक्रिया काफी आ चुकी है, लगातार 3-4 बयान भी हमने सुनाए। पवन के वर्मा साहब, लगता है कि इस बजट से अच्छे दिनों की शुरुआत होगी? देखिए, ऐसा था कि इस बजट से लोगों को काफी उम्मीदें थी, क्योंकि बीजेपी इलेक्शन जीती थी इस उम्मीद पे कि अच्छे दिन आने वाले हैं। और अरुण जेटली मेरे क्लास फेलो रहे हैं, स्कूल में भी, यूनिवर्सिटी में भी, तो मैं तो चाहूंगा कि मैं उनकी प्रशंसा ही करूं। पर असलियत ये है, देखिए, कि ये बजट दिशाहीन है। इसमें न तो वो कोई चीज नई है जो पुरानी नीतियों से अलग है, नहीं वो चीजें हैं जो एक नई दिशा आपको दे सकती है। खास तौर से मैं 3-4 चीजों पर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा आपका। एक तो इस बजट में मैं समझता हूँ कृषि प्रधान देश के लिए ये एक बहुत बड़ी उपेक्षा कृषि जगत की हुई है। कृषि एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन हमारे देश में 3 से 4% पे हर साल बढ़ रहा है। देश की 65% आबादी कृषि से जुड़ी हुई है। हाँ। इस बजट में कृषि एग्रीकल्चरल क्षेत्र के लिए कुछ नहीं है। सिंचाई, हम सूखे के दौर से गुजर रहे हैं। पूरे बजट में केवल 1000 करोड़ इरिगेशन पे दिया गया है। 56 करोड़ दिया गया है एग्रीकल्चरल शोध के लिए, केवल मात्र 200 करोड़ एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी के लिए, कैटल ब्रीडिंग 50 करोड़। तो मेरा ये मानना है कि ये जो बजट है वो न तो एक नई दिशा देता है और किस स्तर को खुश कर रहा है। आखिरकार आप मध्य वर्ग के लिए ही करते, मध्यम वर्ग के लिए तो किया, कम से कम टैक्स की लिमिट बढ़ा दी, दे सकते थे, टैक्स की लिमिट बढ़ा दी, होम लोन में छूट बढ़ा दिया। अजीत जी, सिर्फ ये कह रहा हूं मैं कि ये टोकनिज्म है। ये टोकनिज्म है और हाफ हार्टेड अटेम्प्ट है। न तो आप ना खुदा ही मिला ना विसाले सनम, ना आपने गरीब लोगों के लिए कुछ किया, न ही कुछ ऐसा किया कि चलिए पूंजीपति इतना लगाएं पैसा कि जॉब्स बढ़े, बेरोजगारी पे असर पड़े, दाम कम हो। तो चलिए जवाब लेते हैं। इट्स अ डायरेक्शनलेस बजट। माइनॉरिटीज को आपने 100 करोड़ के लिए दिया, मदरसे के लिए दिया है, के लिए निर्भया में आपने 100 करोड़ दिया है, लेकिन 200 करोड़ वहां सरदार की मूर्ति के लिए दिया है। 200 करोड़ सरदार की मूर्ति के लिए निर्भया फंड में 100 करोड़, बनारस के बुनकर जिन्हें बहुत उम्मीद थी उन्हें सिर्फ 50 करोड़। तो ये जो बंटवारा हुआ है, जिस पर सवाल आपका कुछ बुनियादी सवाल अपनी जगह सही है, जरा जवाब लेते हैं कैप्टन अभिमन्यु। पवन के वर्मा बोल रहे हैं ना खुदा ही मिला न विसाले सनम, कांग्रेस कह रही है खोदा पहाड़ निकली चुहिया, और आपने तमाम उन्हीं की योजनाओं को कॉपी करके और आगे बढ़ा दिया। 5-6 नई चीजें डाली है, जिसमें गंगा संरक्षण मिशन है, नमामि गंगा, मोदी का पेट प्रोजेक्ट, जिसमें बुनकरों के लिए आपने 50 करोड़ का एक टोकनिज्म है। ऐसी छिटपुट कुछ चीजें हैं। इससे अच्छे दिन की शुरुआत कैसे होगी? के लिए तो कुछ नहीं किया। और एक मिनट पवन, एक मिनट कैप्टन अभिमन्यु, एक मिनट कैप्टन अभिमन्यु, हीरे और कीमती रत्न सस्ते होंगे, एलईडी एलसीडी सस्ते होंगे, लेकिन क्या सवाल उठता है जो महंगाई से मारी हुई जनता है, रोटी दाल आटा चावल, क्या ये सब सस्ते होंगे इस बजट से? ना बेरोजगारी पर ना कीमतों पर असर हो। कई सवाल इकट्ठे कर दिए हैं। जी जवाब दीजिए। एक तो बात में कांग्रेस पार्टी ने जिस प्रकार से रिएक्शन किया है उस पर कहना चाहूंगा कि उन्होंने कहा है कि खोदा पहाड़ निकली चुहिया। 45 दिन में तो अपेक्षा करते हैं कि पहाड़ खोद दिया जाए। उनके 10 साल के शासनकाल के अंदर चुहिया भी नहीं निकली, कोई मरी हुई चुहिया भी नहीं निकली थी। देश की अर्थव्यवस्था की जो हालात
उन्होंने की थी। तो ठीक है ना, जनता ने उसकी सजा दे दी, अब आप अपनी बात करिए। वरिष्ठ नेता हैं अजीत जी, आपने पवन जी को इतना लंबा बात करने का अवसर दिया, आप मुझे अपनी बात को कहने का अगर मौका देंगे। हाँ, नहीं, तो मौका नहीं दूंगा तो ट्विटर पर आपके 500 लोग मुझे गालियां देंगे, बीजेपी को बोलने नहीं देते। चलिए बोलिए। नहीं अजीत जी, ऐसा नहीं है। चलिए बोलिए। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इस प्रकार का व्यवहार नहीं करते हैं। नहीं बोलिए। तो पवन जी बड़े विद्वान प्रवक्ता हैं। अच्छा होता कि जनता दल यू अपनी राजनीतिक जो आकलन करता है, अगर वो सही कर रहा होता तो जनता दल यू की जो स्थिति हो गई है वो स्थिति नहीं होती। बजट का भी जिस प्रकार से उन्होंने आकलन करने की कोशिश की है, मैं उनसे क्षमा मांग करके कहना चाहता हूं कि आपने किसानों के पक्ष में बजट के प्रावधानों को ईमानदारी से आपने पढ़ा ही नहीं है। 8 लाख करोड़ रुपया किसानों को सस्ता कर्ज 7% पर उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है। और किसान अगर पहली बार हुआ है भारत के इतिहास में कि समय पर पेमेंट देता है तो 3% का छूट लाभ किसान को मिलेगा, यानी कि लेकिन पहले से था जिसको कंटिन्यू किया है, वो कंटिन्यू है, वो छूट पहले से है। 1 लाख सोलर वाटर पंप 1 लाख सोलर वाटर पंप की व्यवस्था की जा रही है। नदियों को जोड़ने की योजना का डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाया जा रहा है। पूरा जो मनरेगा का बजट है वो मनरेगा के बजट को एग्रीकल्चर और अलाइड सर्विसेज में एसेट बिल्डिंग के लिए वो पूरा उसमें इन्वेस्ट किया जा रहा है। इसका लाभ सीधा सीधा कृषि क्षेत्र को मिलने वाला है। अभी तक नरेगा के बजट जो है वो अनप्रोडक्टिव, कहीं भी एसेट क्रिएशन अच्छा चलिए, जो सीधा सीधा उसका लाभ कृषि को मिलने वाला है। एक सवाल का जवाब दीजिए कैप्टन अभिमन्यु, आ रहा हूं आपके पास, बाकी मेहमानों के पास। कैप्टन अभिमन्यु, ये कृषि को कैप्टन अभिमन्यु सहयोग देने वाला बजट है। ठीक है कैप्टन अभिमन्यु, मैं ये पूछ रहा हूं, मैंने आपको बताया कि सस्ता क्या क्या हो रहा है, हीरे और कीमती रत्न, और इसके अलावा LCD LED और मोबाइल फोन और कुछ और चीजें। मैंने आपसे पूछा जो महंगाई से त्रस्त जनता है, जिनको बीजेपी के तमाम नेता भरोसा दे रहे थे चुनाव के बाद कि अच्छे दिन आएंगे, सस्ते दिन आएंगे, मैं इससे आपसे पूछ रहा हूं कि क्या यहां से सस्ते दिनों की और अच्छे दिनों की शुरुआत होगी? आलू प्याज किचन के सामान और रोजमर्रे की चीजें ये सब सस्ती होने लगेगी? आटा दाल चावल, ये पूछना चाहता हूं मैं। अजीत जी, अर्थशास्त्र को जितना मैं एक साधारण छात्र के नाते समझता हूं, जब आम आदमी के पास खर्च करने के लिए रुपए होंगे तो वह अपने खर्च करने की उसकी क्षमता बढ़ेगी। यह काम इस बजट ने कई प्रकार से किया है। अच्छा। आज लिक्विडिटी को बढ़ाने के लिए इस बजट ने न केवल आज टैक्स को कम करके आम आदमी के पास में एक एक्स्ट्रा मनी अवेलेबल कराया है, उसके अतिरिक्त PSU बैंक्स के माध्यम से उनको एक्स्ट्रा कैपिटलाइजेशन करने के लिए जो अवसर प्रदान किया है, वो ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर के अंदर उनकी SLR और CRR को इंप्रूव करते हुए, उनकी कैपिटल स्ट्रक्चर को इंप्रूव करते हुए पूरी बैंकिंग के अंदर एक लिक्विडिटी सप्लाई को बढ़ाने का एक कैप्टन अभिमन्यु यहाँ से मिलेगा। कैप्टन अभिमन्यु, मैं आ रहा हूं अखिलेश प्रताप, आपके पास एक मिनट कैप्टन अभिमन्यु। उपभोक्ता को मिलने वाला है। ठीक है, बहुत कुछ उपभोक्ता को मिलने वाला। इस बीच नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश का अर्थतंत्र प्राणहीन हो गया है, एक तरह से मृत्यु शैया पर था, अब ये बजट नई संजीवनी लेकर आए, नए लेकर आए। अरुण जेटली नाम भी है, अरुणोदय। सवाल उठता है क्या जो कह रहे हैं पवन के वर्मा और जो जवाब में सफाई में कैप्टन अभिमन्यु कह रहे हैं, और प्रधानमंत्री मोदी का ये ट्वीट कि मृत्यु शैया पर था देश और उसको नई संजीवनी लेकर आए, क्या ये सब सही है या हम लोग गलत समझ रहे हैं? देखिए, अब ऐसा लगता है, इलेक्शन के दौरान ऐसा लगता था कि कांग्रेस ने बहुत खराब काम किया है, उसमें हम भी शामिल थे। लेकिन अब ऐसा लगता है कि जो भी नीतियां हैं वो कांग्रेस की नीतियों का एक्सटेंशन है। नंबर 1, जहां तक कृषि की बात की है, ये सरासर धोखा देने वाली बातें हैं। पहले भी यूपीए गवर्नमेंट के समय भी 7 लाख करोड़ की क्रेडिट किसानों के लिए थी, इंटरवेंशन स्कीम किसानों के लिए थी, 3% ब्याज में छूट भी थी। नया क्या किया है ये लोग बताएंगे। दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा ये है किसानी का कि किसान जो लोन लेता है कृषि के नाम पर, कभी कभी वो घर के कामों में खर्च कर लेता है, बैंक नहीं देती है तो सूदखोर के पास पहुंच जाता है। क्या हमारे वित्त मंत्री ने जो समस्या है सब जानते हैं, कितने किसान मरते हैं, लेकिन पूरे किसानों की जरूरतों को पूरा करने के लिए इस बजट में कुछ नहीं है, क्योंकि किसानों को और भी जरूरतें हैं। यदि वो उसको पूरा करते तो शायद इतनी आत्महत्याएं नहीं होंगी। चलिए, और दूसरी चीज कि अच्छी चीज क्या है इस बजट में? कुछ भी अच्छी चीज, अच्छे दिनों की जो बात हो रही, जो ये मुहावरा चल पड़ा, अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे क्या? देखिए, अच्छे दिन की जहां तक बात है, मुझे ऐसा लगता है जब से ये सरकार आई है, ये महंगाई को लेकर बेखौफ हो गई है। महंगाई घटाने, पूरा जो बजट है
महंगाई घटाने के दो तरीके, या तो सस्ती कर दें चीजें, या आप लोगों की वो बढ़ा दें आमदनी। ना तो सरकार अपनी आमदनी बढ़ाने के बारे में कोई बता रही है बजट डॉक्यूमेंट्स में, और आदमियों की आमदनी कैसे बढ़ेगी इसका भी कोई विजन नहीं है, कोई विजन रोड मैप नहीं है। जो चर्चा कर रहे हैं कि आय बढ़ेगी, उससे सही बात है, आय बढ़ेगी तो खर्च बढ़ेगा, लेकिन कैसे बढ़ेगा, कैसे बढ़ेगी? दी है जो छूट दी है वो इतनी मात्र है, लोगों को हंसी आएगी। 3 लाख वाले को 3,000, 5 लाख पर 3,000 रुपए की छूट है। पेट्रोल और दूध में ही इतनी महंगाई आ चुकी है जो उसी पे खर्च हो जाएगा। पेट्रोल 2 रुपए बढ़ गया, फिर खर्च हो जाएगा। चलिए एक राजेश दोबारा आऊंगा, एक बार जरा अखिलेश प्रताप सिंह को शामिल करता हूं, उसके बाद कैप्टन अभिमन्यु आपके पास फिर वापस आऊंगा। अखिलेश प्रताप सिंह, अगर कांग्रेस की जो नीतियां थी और कांग्रेस का जो बजट था, अगर 99% जैसा कि अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा, अगर उसी को लागू कर दिया तो कांग्रेस को खुश होना चाहिए कि कांग्रेस के रास्ते पर जा रही है मोदी सरकार। ये तो अच्छी बात है, क्रेडिट आप ले रहे हैं, अच्छी बात है। इसका मतलब जो आप कर रहे हैं वही आगे बढ़ा रहे हैं लोग, तो दिशाहीन कैसे है, कैसे निराशाजनक है? अगर आप ही की नीतियां को ये लोग बढ़ा रहे हैं तो कंट्राडिक्शन। वो भी नहीं किया। देखिए, कुछ जो हमारी योजनाएं हैं, कुछ हमारी योजनाएं हैं वो निश्चित रूप से इन्होंने उसको आगे बढ़ाया है, उसको जारी रखा है। लेकिन मैं आपको याद दिलाऊं अंजुम जी, जब से ये लोग सत्ता में आए हैं, जब भी बात होती थी तो ये लोग बोलते थे कि हमारा विजन, हमारा रोड मैप आपको पहला दिखेगा, और हम लोग भी कहते थे कि रेल बजट में दिखेगा, उसके बाद हमारा आम बजट में दिखेगा। दोनों बजट आ गए। दोनों बजट में, पहले का बजट छोड़ दे रहा हूं, आज के बजट में क्या है मेन, जो चीज पहले का चला आ रहा है वो तो कंटिन्यू है। काफी चीजें, नई योजनाएं नहीं लाए हैं, नई अच्छे दिन। लोगों को ये गलतफहमी है कि सबके लिए अच्छे दिन की बात करते थे। मोदी जी अपने लिए करते थे, और उसके बाद अब कारपोरेट घरानों के लिए अच्छे दिन के काम कर रहे हैं। जैसे इस बजट में क्या है, 7-8 लाख करोड़ का घोटाला करने वाली एनडीए डिसइन्वेस्टमेंट ला रही है। 58,000 करोड़ के डिसइन्वेस्टमेंट का इसमें प्रोविजंस कर दिया गया है। पहला ऑर्डर जो मिस्टर माथुर हैं, डिसइन्वेस्टमेंट सेक्रेटरी, उनको आइडेंटिफाई करने को दे दिया गया है। अब उन लोगों के अच्छे दिन आने वाले हैं जो लोग नजर लगाए हैं कि हमको कौन कौन से पीएसयू पकड़नी है। चलिए जवाब दीजिएगा कैप्टन अभिमन्यु, उसके बाद पवन के वर्मा और आनंद प्रधान जिसका ये विरोध करते थे, जो लोग डिफेंस में विरोध यही लोग करते थे। हमारे पास इनके वो स्टेटमेंट पार्लियामेंट के अंदर बाहर ट्वीट सब रखे हैं मेरे पास, डेट वाइज मेरे पास ऑन हैंड है मेरे पास। और ये लोग बोलते थे कि नहीं हो सकता, उसमें 49% ला एफडीआई आ गया। इंश्योरेंस में एफडीआई ला रहे हैं, और पीपीपी और एफडीआई। अच्छे दिन जो लोग इस क्राइटेरिया में आते हैं उनके लिए है। चलिए कैप्टन अभिमन्यु जवाब दीजिए। पीपीपी जिसको लालू ने अपने अंदाज में, लालू यादव ने कहा पीपीपी, अभी तो गरीबों की बात मैंने की नहीं। जिनको पीपीपी में इंटरेस्ट है उनके लिए अच्छे दिन, और जैसा कि करें एफडीआई 49%, इंश्योरेंस में भी और डिफेंस में भी उनके लिए अच्छे दिन, और ई कॉमर्स में भी, ई कॉमर्स में भी, लेकिन एक तरह से बाकी के लिए बैकडोर एंट्री है रिटेल सेक्टर में। बाकी के लिए एक चीज बता दूं सवाल से पहले कैप्टन अभिमन्यु, अमृतसर में भाषण के दौरान अमृतसर में कहा था अरुण जेटली ने, मेरे पास टाइम्स ऑफ इंडिया की कॉपी है, 20 अप्रैल को अमृतसर में कहा था अरुण जेटली ने कि डायरेक्ट इनकम टैक्स, एक मिनट, हाँ, डायरेक्ट टैक्स शुड बी रिड्यूस्ड इफ द इनकम टैक्स लिमिट इज रेज्ड फ्रॉम 2 लाख टू 5 लाख। तो ये उस समय भाषण में, चुनावी भाषण में कह रहे थे कि इनकम टैक्स की लिमिट को 2 से 5 लाख कर दें, इससे 3 करोड़ लोगों को फायदा होगा। और जब हाथ में आई सरकार और बने वित्त मंत्री तो सिर्फ 50,000 कह के, और उसके बाद चुप्पी साध गए कि बहुत बड़ा काम कर दिया मध्यम वर्ग का। जिन चीजों में आप तो इतने विद्वान आ रहा हूं पवन के वर्मा आपके पास, ये सरकार 5 साल के लिए जस्ट आ रहा हूं आपके पास पवन जी। हाँ जस्ट आ रहा हूं, जरा इनका जवाब लेता हूं उसके बाद। हाँ अजीत जी, हाँ ये सरकार का कार्यकाल 5 साल का होता है। अच्छा, और अगर कोई इस प्रकार से फाइनेंस मिनिस्टर की कोई इस प्रकार की योजना और इच्छा होए तो मैं आज तो उस पर नहीं कह सकता हूं, लेकिन इससे अपेक्षा और आशा करने में कोई हर्ज नहीं है कि पहले साल में अगर 5,000 रुपए की छूट मिली है तो संभव है कि आगे आने वाले समय में इस प्रकार की और योजनाएं बनाई जा सकती हैं। तो वहां बता रहे थे वो जो आपने बताया के अंदर सरकार के तमाम वायदे पूरा करने की अगर आप अपेक्षा करते हैं तो मैं अभी तो इतना ही कहूंगा कि आशा और अपेक्षा रखनी चाहिए। चलिए, आशा और अपेक्षा रखनी चाहिए। पवन के वर्मा आ रहा हूं आपके पास, आनंद प्रधान। पवन के वर्मा आप कुछ बीच में कहना चाह रहे थे,
लेकिन इसमें कुछ अच्छी चीजें भी तो है पवन जी। अंजुम जी, हाँ एक मिनट अखिलेश जी आ रहा हूँ, एक मिनट पवन के वर्मा, मेरी बात पूरी नहीं हुई थी। आ रहा हूँ दोबारा आऊंगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बजट में हर चीज खराब है। आप इसी को ले लीजिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर में एक बहुत बड़ी पहल है कि उस पे जोर दिया जा रहा है, खास तौर से पोर्ट्स पर और रोड्स पर अगर आप यही कर रहे थे तो आप शायद और आगे जा करके जो इनमें निवेश करने वाली कंपनियां हैं उनको आप 2 साल तक टैक्स की छूट दे सकते थे, तो एक इंसेंटिव बनता है। जहां तक इंश्योरेंस और डिफेंस में आपने 24% से 49% किया है, ये तो नीति, ये प्रपोजल तो कांग्रेस का था, तब तो एनडीए ने इसका विरोध किया था। अब आप पावर में आ गए तो आपने किया है, पर आप ये जानते हैं कि 49% पर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के आने के आसार बहुत अच्छे नहीं है, क्योंकि जब तक उनको 51% कंपनियों को न मिले वो इन्वेस्टमेंट जो है रुक के हिचकिचाते हुए करेंगे। तीसरी चीज, आपने पीपीपी पे जोर दिया है। आज तक हमारा पीपीपी के साथ तजुर्बा क्या है, अनुभव क्या है, उसमें संशोधन क्या करना है। चौथी चीज, अच्छी बात है कि आपने कहा है कि सब्सिडी को रैशनलाइज करना चाहिए, मनरेगा में संशोधन करना चाहिए। आपने एक स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट किया है, उसका रोड मैप कहाँ है? वेयर इज द मैप ऑफ रोड मैप ऑफ डेवलपमेंट? चलिए, विजनलेस बजट, विजनलेस है, रोड मैप की कमी। आ रहा हूं कैप्टन अभिमन्यु, जरा आनंद प्रधान के भी तर्कस में तीर है, जरा उसको भी सुन लेते। सब लोग रोड मैप ना होना और विजनलेस कहते हैं। मुझे लगता है हर बजट के समय यही होता है कि अपोजिशन रोड मैप नहीं है, दिशाहीन है, निराशाजनक है कहता है। क्या वैसा ही है या कुछ अच्छे दिनों के संकेत? नहीं, मैं ये नहीं मानता कि इसमें कोई विजन नहीं है या ये दिशाहीन बजट है। इसकी एक स्पष्ट दिशा है और वो दिशा 9 उदारवादी आर्थिक नीतियां जो यूपीए और कांग्रेस सरकार की नीतियां थी, उसी दिशा में ये बढ़ रहा है। उसमें कहीं कोई मेजर उससे ब्रेक नहीं है, उसी दिशा में आगे बढ़ रहा है। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है इस बजट की, कि जैसे आपको याद होगा कि यूपीए के सरकार में जो सबसे ज्यादा किसी भी वित्त मंत्री की चिंता थी कि कैसे राजकोषीय घाटे को जीडीपी के 4.1%, तो जो चिदंबरम साहब ने कहा था उसी को जोड़ घटाव करके इन्होंने ये करने की कोशिश की है। तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है, जहां सबसे ज्यादा कैंची चलाई है इस बजट में, ताकि वो 4.1% का जो जीडीपी का घाटा है उसके अंदर रखा जा सके, उसके लिए जो सोशल सेक्टर है, जो सामाजिक क्षेत्र की योजनाएं हैं, उसका बजट जो 2013-14 में 1,64,000 करोड़ था, वो घट करके इस बजट में उन्होंने प्रपोज किया है 79,000 करोड़ का, जो एक तरह से जो पूरे बजट में वो 10% हुआ करता था 2013-14 तक, वो घट के 4.2% हो गया है। आधे से भी कम हो गया है। जो दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि जैसे अभी मेरे सामने बिल्कुल बजट के पेपर संक्षिप्त था, तो बजट के पेपर स्मार्ट सिटी के लिए उन्होंने 7,007 करोड़ कृषि को ही ले, कृषि की बात बहुत हो रही है। तो कृषि में जो 2013-14 में 17,000 करोड़ था और वो घट करके 11,000 करोड़ रह गया। बहुत जगह कम किया है, लेकिन स्मार्ट सिटी भी तो आनंद प्रधान जी है। स्मार्ट सिटी के लिए हालांकि 7,000 करोड़ मतलब एक सिटी के लिए 70 करोड़, उसमें सिर्फ मैपिंग हो सकती है, एक अपार्टमेंट भी नहीं बनता है। उसमें बहुत सारे मामले में एक टोकनिज्म है, टोकनिज्म और एक तरह से उनमें पैसा देने की, लेकिन जैसे आप 5 IITs 5 IIM बना रहे हैं, लेकिन आप उसके लिए 500 करोड़ रुपए आप दे रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ सरदार पटेल की मूर्ति के लिए 200 करोड़ दे रहे हैं। चलिए कैप्टन अभिमन्यु सवाल उठता है, IIT 5 बनेंगे, IIM बनेंगे, हॉस्पिटल्स बनेंगे, एम्स बनेंगे, 500 करोड़। ये सवाल उठता है कि सरदार पटेल की मूर्ति बनाना मोदी का सपना है, नरेंद्र मोदी का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। उस सपने को साकार करने के लिए जहां 2,500 करोड़ लगेंगे और देश भर से लोहा मंगाने का कैंपेन आपने शुरू किया, लेकिन आप सरकारी खजाने से 200 करोड़ वहां डाल रहे हैं आप। अजीत जी, इस बजट के अंदर आप देखेंगे आनंद प्रधान जी ने विषय रखा कि IIT बना रहे हैं, मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, बना रहे हैं और कितने ना जाने इंस्टीट्यूशन बना रहे हैं।
मैं उस पर आ रहा हूं। इस बजट में एक तो विषयों की व्याप्ति है, दूसरा क्षेत्र की व्याप्ति है। देश का कोई क्षेत्र ऐसा नहीं बचा है जिसके लिए कुछ ना कुछ हो, या कोई ऐसा विषय नहीं जिसके लिए कुछ ना कुछ हो, कोई वर्ग ऐसा नहीं है जिसके लिए कुछ ना कुछ हो। और दूसरा जो आपने कहा कि सरदार पटेल की मूर्ति, ये पूरे देश का सपना है। इस देश का जो आज वर्तमान मानचित्र है वह सरदार पटेल देश का सपना है सर। एक मिनट, देश में क्या जनमत संग्रह हुआ था? पूरे देश का सपना कैसे आपने तय कर लिया? देश का सपना है, देश का सपना कैसे हुआ सर? कोई भी सरकार सर, देश का सपना 125 करोड़ की आबादी के सपने में कौन गया? अजीत जी, मेरी सरकार चुन करके आई है, हमारी सरकार चुन करके आई है, वो कुछ मुद्दों पर चुन करके आई है। उन मुद्दों के अंदर सरदार नहीं, मैं अजीत जी इस पर कहना चाहता हूं। नहीं, तो आपने चंदा लेकर नहीं, उत्तर प्रदेश में मायावती जी की सरकार आई थी, उन्होंने मूर्तियां बनाई और उन मूर्तियों के लिए भारतीय जनता पार्टी मायावती सरकार की इतनी आलोचना करती रही। उन मूर्ति और इस मूर्ति में दोनों में तुलना करना, मायावती पर्स लटकाए हुए अपनी मूर्ति बनाई, उसमें भी उन्होंने कहा कि हमने तुलना करना नहीं कहा कि उन्होंने जो दलितों के उत्थान के लिए जिन लोगों ने काम किया उनकी भी मूर्तियां बनाई। चलिए एक मिनट जो राजनीति है, एक मिनट जी, आपकी बात आई अजीत जी। एक मिनट, पवन के वर्मा आ रहा हूँ। अखिलेश प्रताप, पवन के वर्मा आप कुछ कहना चाह रहे हैं? रियासतों को एक करके सरदार दिया, ये सरदार पटेल की मूर्ति है, बिल्कुल मायावती की मूर्ति की तुलना आप कैसे कर सकते? नहीं, चलिए उस पर आपका एतराज दर्ज, एक मिनट प्रधान, आपका एतराज दर्ज हो गया। चलिए पवन के वर्मा जी, इससे पहले पवन वर्मा जी जिक्र कर रहे थे। पवन वर्मा से जवाब लेते। देखिए सरदार पटेल की शख्सियत ऐसी है। प्रोजेक्ट हमारा सफल हुआ है। एक मिनट, प्रयोग कई जगह कैप्टन अभिमन्यु, एक मिनट में सफल हुआ है। कैप्टन अभिमन्यु, एक मिनट, पवन के वर्मा जी। देखिए सरदार पटेल की शख्सियत कुछ ऐसी थी कि वो हर वाद विवाद, राजनीतिक स्तर के वाद विवाद से परे हैं। हर नागरिक का, भारत के हर नागरिक में उनके लिए श्रद्धा है। आप एक स्टैचू बनाना चाहते हैं, ये आपका राजनीतिक उद्देश्य, हम उसकी सराहना करते हैं। आपने कहा था कि लोगों से लोहा लेकर के आप स्टैचू बनाएंगे। अब आप बजट से 200 करोड़ ले लीजिए उसके लिए, मुझे उसमें भी एतराज नहीं है। अगर पैसे में कोई कमी ना हो, पर आप 5 IIM लगा रहे हैं, आपका धन्यवाद। उसमें से एक बिहार को आएगा, उसके लिए आपने 500 करोड़ दिए। आप युवा लोगों के आकांक्षाओं, एस्पिरेशंस की बात करते हैं और 500 करोड़ बात ले दे रहे हैं आप IIMs के लिए, और 500 करोड़ IIT के लिए, वो भी 6। तो ये जो चीज है, ये टोकनिज्म ही नहीं, ये तो एक धोखा है। चलिए, एक धोखा है। अखिलेश प्रताप सिंह, आपकी देश में जिस तरह की गरीबी है, जिसके आधार पर आप कह सकते हैं कि IIM एक ही साल में बन जाएगा, या ये प्रावधान केवल एक ही साल के लिए? जी, तो फिर आप ये स्पष्ट कर दीजिए। एक शहर के लिए 70 करोड़ में नक्शा बनेगा, तो 100 स्मार्ट शहर आप क्या समझते हैं एक साल में बन जाएंगे? उनके लिए पूरी योजना, एक सालाना बजट नहीं है, उसके अनुसार वो बजट है, फिर ये भविष्य का बजट है। आप सब समझते हैं सब चीजें एक ही दिन में हो जाए? चलिए, सब चीज एक दिन में नहीं होगी। अखिलेश प्रताप सिंह, माफ करिए, इस ब्रेक में नहीं आ पाए। 8 साल बाद आप उसके परिणाम देखेंगे। आप सबको रोक रहा हूं, ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे। सब कुछ एक दिन में नहीं होगा, एक बजट में नहीं होगा, लेकिन जनता को उम्मीद है अच्छे दिनों का। सवाल उठता है, क्या इस बजट से अच्छे दिनों के संकेत मिल रहे? ब्रेक के बाद इसी सवाल पर सवाल यही कि नरेंद्र मोदी की सरकार के वित्त मंत्री अरुण जेटली के इस बजट से क्या अच्छे दिन आएंगे? हमारे साथ कई मेहमान हैं। अखिलेश प्रताप सिंह कांग्रेस के नेता हैं लखनऊ से, कैप्टन अभिमन्यु बीजेपी की तरफ से, और आनंद प्रधान राजनीतिक विश्लेषक और आर्थिक पत्रकार रह चुके राजेश रपरिया वरिष्ठ आर्थिक विश्लेषक। अखिलेश प्रताप सिंह, ब्रेक के पहले आप कुछ कह रहे थे, मैं कई तरह के ट्वीट्स पढ़ रहा हूं जो कांग्रेस के नेताओं का है, जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भी कहा है कि इस बजट का कोई रोड मैप नहीं है, रेल बजट की तरह ही ये बजट है जिसका कोई रोड मैप नहीं है, और तमाम कांग्रेस के नेताओं ने निंदा की है। लेकिन इसमें बहुत सारी चीजें हैं निंदनीय। आपको क्या लग रहा है इसमें? अब देखिए, गंगा के लिए इन्होंने 2037 करोड़ दिया है, नमामि गंगा, कई जगह IIM IIT खुल रहे हैं, एम्स है, हॉस्पिटल्स हैं, दुनिया भर की चीजें। मध्यम वर्ग को बहुत जबरदस्त राहत है, 2 लाख से 2.5 लाख होम लोन में छूट, और उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर पर काफी जोर, स्मार्ट सिटी पर 7,000 करोड़ से ज्यादा का बजट, FDI इंश्योरेंस में 49%, डिफेंस सेक्टर में 49%, तो बहुत कुछ है। पैसा आने का भी इंतजाम है, पैसा जाने का भी इंतजाम है। अखिलेश प्रताप सिंह, थोड़ा सा समय दीजिएगा अंजुम जी, प्रश्न आपका लंबा था, उत्तर भी थोड़ा हम देंगे जी। जंग आजादी में
स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का विरोध करके अंग्रेजों का साथ देने वाले आज कम से कम एक फ्रीडम फाइटर की याद कर रहे हैं। इसके लिए हम उनका शुक्रिया करते हैं। और उस फ्रीडम फाइटर का जिसने ठीक से पहचाना था आरएसएस और बीजेपी जनसंघ को, सरदार लौह पुरुष पटेल साहब को। दूसरी बात, मैं अखिलेश जी की इस बजट का रोड मैप है, ये मिथ्या आरोप इस रोड इस बजट का थोड़ा बहुत अखिलेश जी को अपने शब्दों को वापस लेना चाहिए। देखिए, मैं बीच में नहीं बोलता हूं। अगर आपको इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करना है तो आपको क्षमा मांगनी चाहिए। इस प्रकार की भाषा का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। प्लीज बैन चलिए, अगर आपके बारे में हम बताने के लिए शुरुआत करें कि देश को किस प्रकार से लूटा है, दूसरी इस बात, प्रकार की बहस पे जाना चाहते हैं? लाखों करोड़ रुपए के घोटाला करने वाली पार्टी, मैंने यथार्थ बोला है, मैंने सत्य बोला है, लड़िए मत। आप फायदा नहीं है, बहस कीजिए, कोई फायदा नहीं है। बैन लगाया था पटेल साहब ने, करेंगे जो आपको बैन लगाया था, आप लोगों ने लिखित अंडरटेकिंग दी थी। आपने देश के ऊपर, आपने देश को केवल झूठ सुनाने के लिए में अपने आप को महात्मा गांधी की हत्या के बाद बैन लगा था, ऑन रिकॉर्ड है, सब कुछ है। उन्होंने वापस ऑन रिकॉर्ड है, बैन लगाया था। अखिलेश जी आपको वापस आते हैं। वापस आते हैं आज के बजट पर, क्योंकि पहले बहुत हो चुकी, माफ करिए। आज चलिए, आज फिर वापस लौटते हैं आज के बजट पर। इसके ऊपर कोर्ट देखिए रोड मैप है, वापस लौटते हैं इस बजट पर। कैप्टन अभिमन्यु, आपका एतराज सामने आ चुका है। बजट पर वापस लौटते हैं प्रताप सिंह। मानता हूँ रोड मैप ये है कि ऐसे लोग जिसके लिए बीजेपी जाने जाती है प्रो रिच, प्रो बिजनेस क्लास, उसके लिए रोड मैप है। बीजेपी कभी प्रो पुअर नहीं जानी जाती रही है, उसके लिए रोड मैप है। पहले भी मैंने कहा, इसी झूठ बयानी के कारण आप 40% सिलेंडर पे, सब्सिडी पे, प्लीज बोलने दें। आप झूठ जाने दीजिए, बोलने दें, आप बोल लीजिएगा अभी। सब्सिडी पे इतना हाय तौबा करने वाले, पेट्रोलियम सब्सिडी पे, गैस पे कहीं कोई जिक्र नहीं है। एक कमीशन भी बनाया गया है इस तरह के सब्सिडीज को मॉनिटर करने के लिए, लेकिन उसमें पेट्रोलियम प्रोडक्ट नहीं है, फूड और फर्टिलाइजर है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट की सब्सिडी को मॉनिटर करने का उसमें नहीं रखा गया है। किसानों के लिए कृषि पे, कृषि उपज पे, बीज पे, किसी भी प्रकार का कुछ और सहयोग या इंसेंटिव्स जो मिलते हैं उसका कहीं जिक्र नहीं है। जो स्टूडेंट हैं उनकी पढ़ाई के लिए जो बैंकिंग सुविधाएं हैं, लोन है, जो पहले काफी अच्छा था, अगर कुछ उसमें जो यूथ की, क्योंकि ये 3-4 बातें मेन करते थे। नहीं, एक युवा नेतृत्व कार्यक्रम के लिए 100 करोड़ रखे गए इसमें। हालांकि उसको शशि थरूर ने ट्वीट किया है कि उससे 100 करोड़ से क्या होगा, ऊंट के मुंह में जीरा है। जिस देश में इतनी आबादी, इतनी आबादी जो है 67% पॉपुलेशन जो है गांव की, वो युवा है। पिछले 5-7 वर्षों में कितने IIT खुले, कितने IIM खुले, कितने एम्स खुले, उसका चर्चा हम नहीं कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि जो महिलाओं के लिए, अगर वो इंटरप्रेन्योर है या स्मॉल इंटरप्रेन्योर है, उसको क्या सुविधा है? सिर्फ बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट घराने, कारपोरेट घरानों को सुविधाएं हैं, उनको प्रोत्साहित करने के लिए। चलिए जवाब लेते हैं, जो कॉटेज इंडस्ट्री जवाब लेते हैं, या जो छोटे उद्योग हैं उनको प्रोत्साहित करने के लिए जवाब लेते हैं। 10 साल से यूपीए 1 के बजट पर भी इसी तरह के आरोपों पर हम लोग बहस करते रहे। अखिलेश प्रताप सिंह, तमाम आपकी बजट का भी पोस्टमार्टम ऐसे ही होता रहा और देश कहां से कहां, महंगाई का क्या हाल है और देश कहां पहुंचा हमने देखा। लेकिन चलिए कैप्टन अभिमन्यु, आप जवाब दीजिए। अंजुम जी, मेरे पास उसकी कॉपी अभी भी है। हाँ जी, मेरे पास भी 3 बजट की कॉपी लेकर मैं आया हूं यहाँ पर। कैप्टन अभिमन्यु जवाब दीजिए। कह रहे हैं कि आपने किसानों के लिए नहीं सोचा, युवाओं के लिए नहीं सोचा। 100 करोड़ आपने दिए हैं युवा नेतृत्व कार्यक्रम के लिए। 67% आबादी युवा है, उसमें 100 करोड़ ऊंट के मुंह में जीरा की तरह है। अजीत जी, 10,000 करोड़ रुपया स्टार्टअप्स के लिए, नई कंपनियों के लिए, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के लिए इस बजट के अंदर रखा गया है, जो पहली बार शायद इस प्रकार का प्रावधान किसी बजट के अंदर रखा गया है। और ये जितने एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस की बात आई है या एजुकेशन के अंदर सेक्टर के अंदर स्पेंडिंग की बात आई है, वो सारी सीधे सीधे युवाओं को, उस सबको भी छोड़ दीजिए। आज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को जितना प्रमोट करने की इस बजट के माध्यम से कोशिश की गई है, वह रोजगार सृजन की संभावनाएं उससे बढ़ती हैं। दुर्भाग्य से पिछले 2 वर्षों से यूपीए सरकार के कार्यकाल में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर या तो पूरी तरह से स्थिर था, स्टैग्नेट कर रहा था, या नेगेटिव जोन में था। उसको किसी प्रकार से उसको दोबारा से उसको
चालू किया जाए, उसके अंदर उन्नति तरक्की की स्थिति बनाई जाए। इस बजट का ज्यादातर फोकस कोशिश की गई है वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को रीइन्विगोरेट करने के लिए किया गया। उसका लाभ किसको मिलेगा? रोजगार की संभावनाएं बढ़ती है, निश्चित तौर पर युवाओं को मिलने वाला है। हाँ। सबके दिन अच्छे आने वाले हैं। दोनों राजनेताओं की बात आपने सुनी, जरा कैप्टन अभिमन्यु से एक ही सवाल मैं रखना चाहूंगा, राजेश, क्योंकि इन चुनावों में सबसे बड़ा एक मुद्दा था महंगाई और भ्रष्टाचार। जैसे महंगाई के ही सवाल को लीजिए, एक ऐसे समय में जब ऐसी संभावना दिख रही है कि मानसून इस साल अच्छा नहीं रहेगा और खाद्यान्नों की महंगाई बढ़ती जा रही है, सब्जियों की, खाद्य पदार्थों की महंगाई बढ़ रही है, और बीजेपी के घोषणा पत्र में वायदा किया गया था प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड की। हाँ। और इस बजट में जिस तरह की महंगाई की अभी स्थिति है उसके लिए 500 करोड़ रुपए से उन्होंने शुरुआत की है। मैं ये पूछना चाहता हूं कि क्या ये 500 करोड़ रुपए, जिस तरह की महंगाई की स्थिति है, 9% से ज्यादा की अभी खुदरा महंगाई दर है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, तो क्या उसमें ये 500 करोड़ एक टोकनिज्म नहीं है? क्या जो महंगाई से लोगों की अपेक्षा थी कि महंगाई कम होगी और उसके लिए खास करके खाद्यान्नों की महंगाई जो आम आदमी को सीधे प्रभावित करती है, वहां पर तो कुछ नहीं हुआ। दूसरी तरफ किसानों के लिए बजट से अलग हट करके भी मैं कहना चाहता हूं कि जो खरीफ की फसल है उसके लिए जो न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किए गए हैं वो सिर्फ 1 से 2% बढ़ाए गए हैं। तो आप इससे अनुमान लगाइए कि किसानों को जो उनके उपज का कीमत मिलना चाहिए, इनके जो एनडीए गठबंधन के साथी राजू शेट्टी, वो सबसे ज्यादा विरोध कर रहे हैं महाराष्ट्र में। वो कह रहे हैं कि इससे तो हमें कोई फायदा नहीं। चलिए हम अभी फिलहाल इस बजट पर एक बार फिर से केंद्रित वापस लौटते हैं। जवाब देंगे कैप्टन अभिमन्यु, उसके बाद राजेश रपरिया के पास आऊंगा। कैप्टन साहब जी, आनंद जी ने कहा कि जो प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड है वो 500 करोड़ रुपए रखा गया है, वह ऊंट के मुंह में जीरा है। किसी भी देश की इकोनॉमी में महंगाई को कम करने के लिए 3 प्रकार के स्टेप्स लेने की आवश्यकता है, फिस्कल, मॉनेटरी और एडमिनिस्ट्रेटिव। आज के बजट में महंगाई को कम करने के लिए जिस प्रकार से संकेतिक जो आज बातें प्रारंभ हुई हैं, उसमें कस्टम्स ड्यूटी को कम करना, उसके अंदर आम उपभोक्ता के पास कुछ उसका स्पेंडिंग करने के लिए, खर्च करने के लिए उसके पास कुछ एक्स्ट्रा पैसा अवेलेबल हो, इस बात को सुनिश्चित करना। और हम तो चाहेंगे कि प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड के 500 करोड़ रुपए की उसकी आवश्यकता ही ना पड़े। इस प्रकार की एडमिनिस्ट्रेटिव नीतियां, तो ये ऐसा कोई अलादीन का चिराग तो इस बजट में दिख नहीं रहा है कि 500 करोड़ जो आपने रखा वो भी बहुत कम है, उसकी भी आवश्यकता ना पड़े। समझना ना चाहे, अगर देखिए कान खोल करके दिमाग बंद करके सुनेंगे तो चीजें समझ में नहीं आएंगी। अगर अब नहीं ये तो बहुत बड़ा इल्जाम है। आप इसका मतलब कैप्टन साहब, इसका मतलब जो लोग आलोचना कर रहे हैं उसको आप करें कान खोल करके, कान बंद करके दिमाग में पहुंचेगी तो वो महंगाई को कंट्रोल करेगी। अगर स्टोरेज वहां पर में आ गया तो वो महंगाई को कम करेगा। चलिए, तो स्टोरेज के लिए कितना पैसा दिया है? एक मिनट, बजट में 100 करोड़ रुपया स्टोरेज के लिए। जरा एक मिनट राजेश जी को शामिल करता हूं। लेकिन राजेश जी देखिए, उन्होंने इल्जाम लगा दिया कि कान खोल करके दिमाग बंद करके ना आलोचना करें। रेलवे के अंदर जो मिल्क और वेजिटेबल्स के लिए स्पेशल ट्रेन चलाने की व्यवस्था की जा रही है, किसान का माल उसके खेत से अगले दिन सुबह मंडी तक पहुंच सके और आवश्यकता पड़ी तो अच्छी बात है, ये सब होना चाहिए। देश में किसानों को, देश के युवाओं को, बेरोजगारों को, सबको आपसे उम्मीद है। जी राजेश रपरिया। देखिए, महंगाई के मुद्दे पे मैं दोबारा आता हूं। महंगाई जो हमको बताई जाती है, ये 9 पॉइंट है। जो खुदरा महंगाई इस समय जो खाद्यान्न में है वो 14-15 से कम नहीं है, नंबर 1। और जो आंकड़ा है इसमें सबसे बड़ा खेल जो है वो ये है कि सर्विस सेक्टर का योगदान 54% है हमारे यहाँ, लेकिन उसकी महंगाई हमारे इंडेक्स में शामिल नहीं होती। ये विरासत जैसे शिक्षा और मत भूलिए, ये विरासत है। चिकित्सा, इसकी महंगाई शामिल नहीं है। तो आप रियल मायनों में ये सोचिए, टोटल महंगाई का असर परिवार पे कितना है। महंगाई को कम करने के लिए कोई चीज नहीं कही। मैं एक एग्जाम्पल देना चाहता हूं। सब्सिडी को लेकर इस देश में पूरा हल्ला है, पूरा मीडिया लगा हुआ है, सारे बड़े आदमी लगे सब्सिडी खत्म कर दो। पिछले 10 सालों से कॉर्पोरेट सेक्टर को, जिसकी की बात बार बार कह रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग को बड़े इंटेंसिव दिए। 6 लाख करोड़ के इंटेंसिव लास्ट ईयर दिए गए, उससे पहले 5 लाख करोड़ के दिए गए। पिछले 10 सालों में 50 लाख करोड़ के इंटेंसिव इंडस्ट्री को दिए गए हैं। क्या लास्ट ईयर दिए गए, उससे पहले 5 लाख करोड़ के दिए गए। पिछले 10 सालों में 50 लाख करोड़ के इंटेंसिव इंडस्ट्री को दिए गए हैं। क्या जॉब सुधरा? क्या उनकी ग्रोथ हुई?
इसलिए यदि ये चाहते महंगाई कम करना, उसका एक सीधा तरीका था कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे जो एक्साइज लगा रखी है 44% का टोटल टैक्सेशन है, उसको कम करते और कॉरपोरेट सेक्टर की सब्सिडी को थोड़ा कम करते तो ये महंगाई रुक सकती थी। महंगाई रोकने के कोई कदम नहीं है। यदि सूखा पड़ गया तो महंगाई कहां जाएगी, इसका अंदाज करना आज मुश्किल है। चलिए कैप्टन अभिमन्यु जवाब देंगे। अब मैं क्या कहूं, सारे लोग आप ही से सवाल पूछेंगे और सवाल पूछने वालों को उनको आप ये कह देंगे कि दिमाग खोल कर रखिए, कान खोल कर रखिए। अजीत जी, हमारे पैनल पर जो इकोनॉमिस्ट हैं, अगर वो पूरे बजट की परिस्थितियों का आकलन करें तो हमारे सामने बहुत बड़ी समस्या जो राजकोषीय घाटा जिसको फिस्कल डेफिसिट कहते हैं उसको 4.1% तक कंटेन करने के लिए आपको अपने एक्सपेंडिचर से लेकर के और आपकी रेवेन्यू की स्थिति ये है कि डिसइन्वेस्टमेंट के अलावा कोई आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है। ऐसी स्थिति में मैं याद दिलाना चाहूंगा, मैं यहाँ पर उस चीज को आंकड़े नहीं रख सकता हूं, लेकिन कितना बड़ा पिछले सरकार का साल का बिल इस साल के लिए डेफर्ड पेमेंट के अंदर रखा गया है। कोई इनकम टैक्स रिफंड के नाम पर है, कोई फर्टिलाइजर सब्सिडी का है, कोई पेट्रोलियम सब्सिडी का हो गया वक्त का। मैं जरा जवाब लेते हैं, कुछ राजेश रुपया कहना चाह रहे हैं हो गया कैप्टन साहब कुछ 30 सेकंड। पेट्रोलियम सब्सिडी के मामले में वित्त मंत्री कर सकते थे। पेट्रोलियम सब्सिडी के मामले में कैप्टन अभिमन्यु, पेट्रोलियम सब्सिडी के मामले में पिछले साल जो कुल ये बजट था सब्सिडी का वो 85,000 करोड़ था। इस साल आप कह रहे हैं कि 63,000 करोड़ रहेगा, यानी 22,000 करोड़ रुपए इस साल सब्सिडी में आप कम करने जा रहे हैं पेट्रोलियम पर। इसका मतलब ये 22,000 करोड़ रुपया आम लोगों पर बोझ पड़ने जा रहा है। इससे आप इनकार नहीं कर सकते। रेट बढ़ेगा, रेट बढ़ना है क्योंकि बजट में इसका संकेत दिया गया है। कैप्टन अभिमन्यु 30 सेकंड, वक्त कम है, जवाब दीजिए। क्यों ये गारंटी तो ऐसे भी नहीं लेंगे, डीजल पेट्रोल तो बढ़ेगा, संकेत दे दिए। हाँ। एक एक आंकड़े की विवेचना में जाना मेरे लिए संभव नहीं है। हाँ। लेकिन इतना जरूर कि ये बजट बहुत जिम्मेदारी से प्रस्तुत किया हुआ है और कोशिश ये है कि जैसे आपने कहा किसान की चिंता की, दूसरी तरफ आपने महंगाई की चिंता की कि किसान को भी नुकसान ना हो, उपभोक्ता को भी नुकसान ना हो। अच्छा चलिए कैप्टन अभिमन्यु को बनाते हुए कैप्टन अभिमन्यु महंगाई का बोझ आम आदमी पर ना पड़े, इसका पूरा प्रयास इसमें किया गया। कैप्टन अभिमन्यु चलिए अखिलेश प्रताप सिंह आप कुछ कहना चाह रहे हैं। अखिलेश प्रताप सिंह। अंजुम जी, इतने कमजोर केस की कितनी पैरोकारी बेचारे कैप्टन साहब करें। सब अरे जब आप 10 साल तक करते रहे महाराज, कहीं कुछ छुपा तो वो तो करेंगे। जीते हुए सिकंदर हैं, अभी 282 सीटों पर जनता ने जिताकर भेजा है। नहीं, हमारे 10 साल इतने भी इकोनॉमी को देश का गुमान नहीं है, ये एक ईमानदारी का काम है। तो हम फिर इनसे फिर ये नजर मिला के बात करने लायक होंगे। अगर उसका कुछ भी हिस्सा कर लेंगे तब नजर मिला के बात करने लायक होंगे। देखिए 64 पन्ने का इनका मैनिफेस्टो है, पहले भी किया फिर करेंगे। कुछ गरीबों का जिक्र उसमें किया गया है। गरीबों का कहा है, करीब हजारों इन्होंने घोषणाएं की हैं उस मैनिफेस्टो में 64 पन्ने में। एक घोषणा है उसमें कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का पगार बढ़ाया जाएगा। उनके क्या हुआ भाई, एक गरीब के सुन लिए होते। एक घोषणा उसमें की गई है कि जो आपका सेल्फ हेल्प ग्रुप की जो फाइनेंसिंग होती है उसको हम और अच्छा बनाएंगे और लोन परसेंटेज उस पर कम करेंगे। आप थोड़ा उस पर काम कर दिए होते तो जितने भी गरीबों से रिलेटेड उन्होंने नहीं किया। चलिए आपका इल्जाम है, चीजें चलिए आपका इल्जाम है। वक्त कम है, पर लौटना पड़ेगा। देखिए बहाना 45 दिन में सब कुछ कर दे। फिजिकल डेफिसिट घटाने के लिए डिसइन्वेस्टमेंट। चलिए वक्त कम है, फिजिकल डेफिसिट घटाने के लिए आपका वादा है, हमने तो कर ही रखा पहले से। बजट पर कितनी है आनंद प्रधान, वही इनके पास जाऊँ। नरेंद्र मोदी की जो छाप है, खास भाषणों में जो कहते रहे 350 रैलियों में, उनमें से क्या चीज इसमें दिख रहा है? मुझे लगता है कि एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर है, लेकिन जो उसका दूसरा पक्ष है, जैसे वो मूर्ति हो या जैसे वो गंगा मिशन हो, या जिसको मैं कहूं कि बीजेपी की जो और आरएसएस की राजनीति है उसको बढ़ाने के लिहाज से, और चाहे वो प्रसादम और हृदयम योजना हो, इस तरह की योजनाओं पर जो पैसा है। और खास करके ये सवाल इसलिए उठता है इस समय कि जब आपके पास बजट में इतना कंस्ट्रेंट्स है, जब बजट में इतना दबाव है, तो उस दबाव के बीच आप इस तरह के मुद्दों पर पैसा खर्चा
बदल दिया। लड़का नाम बदल के बता रहे हैं कि नई कोई योजना पत्रकार का उसका नाम 30 सेकंड में नरेंद्र मोदी की कितनी छाप है इस बजट? नरेंद्र मोदी के जो कांग्रेस तो करे 99% उन्हीं का है। रेवड़ियां बांटी थी, उन रेवड़ियों का जिक्र है। जैसे परचून की दुकान पे जब महंगाई हो जाती है तो 10 ग्राम इलायची खरीद लाते हैं, उसी तरीके से एलोकेशन किया गया है। लेकिन उनके सपनों की, उनके जिक्र का पूरा है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि यह बजट ना तो उद्योगपतियों को खुश कर रहा है, ना विदेशी निवेशकों को खुश कर रहा है, जिसके लिए ये पीछे पड़े हुए हैं यूपीए सरकार और बीजेपी की सरकार। तीसरा, ना इससे आम आदमी खुश है, इससे महंगाई बढ़ना तय है, ये मैं सुनिश्चित रूप से कह सकता हूं। चलिए 10 सेकंड में कि एक सवाल सीधा सा 10 सेकंड में कैप्टन अभिमन्यु, इस बजट से अगले 3, 4, 5 महीने में महंगाई कम होगी क्या? क्योंकि नितिन गडकरी ने अपने भाषण में कहा था 6 महीने में 25% महंगाई कम हो जाएगी। पटरी पर ला करके और महंगाई को कम करते हुए तरक्की और उन्नति और प्रगति के और खुशहाली के रास्ते पर देश की अर्थव्यवस्था को ले जाने वाला बजट। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। बजट पर हमने चर्चा की। सवाल ये उठता है और ये सवाल आप पर छोड़कर जाते हैं, क्योंकि आप ही जज कर पाएंगे, जो जनता है, दर्शक है, कि क्या इस बजट से आप संतुष्ट हैं और क्या आपको लगता है अच्छे दिनों की शुरुआत होगी। क्योंकि नेता अपनी अपनी बात कहते हैं, असर आपको पता चलेगा और नतीजे भी आप ही भुगतेंगे। इंतजार करिए, 2-4 महीने के अच्छे दिन की शुरुआत हो रही है, शायद इस बजट से शुरुआत हो। उम्मीद पर दुनिया कायम है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। रात 8 बजे देखिए हमारे खास सहयोगी अखिलेश आनंद के साथ कुछ और खबरें।